हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, वो भी एनसीईआरटी की बुक से, जो कि 12th की चैप्टर 1 की बुक है यहाँ पर। जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सोल्यूशन का जो चैप्टर था, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो टर्म्स थे, वो एनसीईआरटी से हम लोग सारी चीज़ें सीख चुके थे। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि मोल फ्रैक्शन के बारे में वहाँ पर बताया गया था। इसके अलावा वहाँ पर आपको और भी परसेंटेज ऑफ कंपोजिशंस के बारे में बताया गया था, जैसे परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, और साथ साथ पीपीएम कंसंट्रेशंस के बारे में भी बताया गया था। और इसके अलावा वहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में भी आपको वहाँ पर बताया गया था। तो कंसंट्रेशन के जितने टर्म्स आपके एनसीईआरटी की बुक में थे, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर रीड कर चुके थे, उसको समझ चुके थे। आज जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक इसके आगे पढ़ने वाले हैं, वो है सॉल्युबिलिटी का टॉपिक। अगर हम क्या करते हैं कि अगर किसी सॉलिड पार्ट को, अगर सॉलिड सोल्यूट को हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और अच्छा टॉपिक्स पढ़ेंगे कि अगर किसी गैस को हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करें तो वहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो बात है यहाँ पर जो पहला यहाँ पर हेडिंग जो है वो सॉल्युबिलिटी की है। सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पर हम समझें तो हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है। हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, सॉल्वेंट ले लिया है। और सॉल्वेंट यहाँ पर याद रहे कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कहता है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, इसका जो भी टेम्परेचर होगा, जैसे कि टी टेम्परेचर, वो भी ऐसा वैसा नहीं कि बढ़ा घटा सके, वो भी क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड होगा, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स रहेगा और टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका फिक्स होगा। अब हम लेके आते हैं यहाँ पर कोई सोल्यूट, क्या लेके आते हैं भाई, यहाँ पर कोई सोल्यूट मान लेते हैं हमारा वो सॉलिड सोल्यूट है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर कोई एक सोल्यूट है। अब एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट है, फिक्स टेम्परेचर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इस सोल्यूट को इसमें डाल करके हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब इस सोल्यूट को मान लेते हैं यहाँ पर डाल करके हम इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर घोलते जाते हैं, घोलते जाते हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो फिक्स है। फिर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिया जाए, उस पर कोई भी सोल्यूट मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना अमाउंट के साथ वो घुल सकता है, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ऐसा समझ में। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशंस क्या बताया यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिफाइड, ये लाइन आपको बोलनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ कैसी लाइन है, ठीक है। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो और स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब इसमें कोई बदलाव ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन पे कोई भी सोल्यूट जितना अपनी मैक्सिमम अमाउंट के साथ वहाँ पर डिसॉल्व हो सकता है, वही हम उसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी होती है। तो चलिए यहाँ पर इसके हम डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, किसकी, उस सब्सटेंस की, मतलब उस सोल्यूट की, जिसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, मतलब वहाँ पर घुल जाए, और वो भी कहाँ पर, इन अ स्पेसिफिक अमाउंट, किसका स्पेसिफिक अमाउंट, सॉल्वेंट का, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब बताया गया कि ये ज़्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा। क्या कोई भी सॉल्यूट किसी लिक्विड के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर घुल ही जाएगा? नहीं, काफ़ी सारे फैक्टर्स वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई ऐसा हो सकता है सॉल्यूट को डाल दिया, घुल गया मस्त में, कोई ऐसा उसी की जहाँ पर डाले तो घुल ही नहीं रहे। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, एक एक करके देखते हैं। आगे आपको यहाँ पर बताया गया कि वो डिपेंड करेगा यहाँ पर हमारा सॉल्यूट किस नेचर का है, और जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है वो सॉल्वेंट किस नेचर का है। क्या सच में एक दूसरे के अंदर वो घुलना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो आगे की लाइन जो आपके लिए यहाँ पर बोलता है, अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर उसकी बात करते हैं, देखते क्या बोलता है। कहता है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर पे और सॉल्वेंट के भी नेचर पे। याद रखना, केवल ऐसा नहीं कि सोल्यूट हमारा कैसा उसके ऊपर, सॉल्वेंट कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर घुलना पसंद करते हैं, किसी के अंदर नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सॉल्वेंट भी होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को अपने अंदर घोलना पसंद करते हैं, किसी को नहीं घोलना पसंद करते हैं। इसलिए दोनों बातों पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो मेजर फैक्टर यहाँ पर होंगे
टेम्परेचर और प्रेशर भी यहाँ पर मायने रखता है। तो अगर कम से कम बातों में कहें तो यहाँ पर कि अगर कोई सब्सटेंस को हम किसी लिक्विड के अंदर किसी दूसरे एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो हमने यहाँ पर ये सीखा। तो हमने ये देखा कि नेचर ऑफ सोल्यूट, किस किस बात पे भाई, नेचर ऑफ सोल्यूट, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और बताओ, और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है कि टेम्परेचर का भी रोल होगा और किसका होगा, प्रेशर। तो ये सब फैक्टर्स होंगे जो सॉल्बिलिटी को डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कितना घुल सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में बताया गया। कह रहे लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इन सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड्स। कहा गया कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये सारे इफेक्ट्स होंगे जो हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट्स पढ़ने वाले जो हमारे सिलेबस में है वो दो प्रकार का होगा। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, उसमें किसी सॉलिड सोल्यूट को या फिर सॉलिड सब्सटेंस को डाल करके घोला तो उनके ऊपर इनका क्या फैक्टर पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें हम किसी गैस को डालते हैं, गैसीय सब्सटेंस को डाल करके डिसॉल्व करना चाहते हैं, तब इनका क्या फर्क पड़ेगा, वही हम लोग को यहाँ पर पूरी सॉल्बिलिटी में पढ़ना। चलिए बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं तब। चलिए भाई यहाँ पर अब देखो थ्योरी तो लिखता है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बगल में से समझाता भी रहूँगा, थ्योरी भी रीड कराता रहूँगा। क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर होगा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड को किस में डाल दें, लिक्विड में। हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, हमारा सोल्यूट क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंसेस होगा। तो वहाँ पर क्या क्या बातें होंगी उसको देखते हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा नहीं कि किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में डाल दोगे वो घुल ही जाएगा, उसमें घुलने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि भी मैंने आपको बताया। जैसे कि आपको पता है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप सबको पता है कि नमक NaCl जो हो जाता है उसको पानी में डालोगे तो घुल जाएगा कि नहीं, घुल जाएगा, ठीक है। अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो बहुत आसानी से घुल जाता है, लेकिन अगर उसी नमक को, वही NaCl को, एक काम करो बेंजीन में डाल के देखो कितना घुलता है, नेफ्थलीन में डाल के देखो, घुलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब NaCl को अगर हम वाटर में डालते हैं तो बहुत अच्छे से घुल जाता है, लेकिन वही अगर बेंजीन नाम के लिक्विड में डालते हैं तो नहीं घुलता है। तो सवाल आता है आखिर ऐसा क्यों। देखो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन किस नेचर का है। सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये हो जाता है जो जिस नेचर का होगा उसी नेचर के सॉल्वेंट, उसी नेचर के सब्सटेंस में ही क्या करना चाहेगा, डिसॉल्व होना चाहिए। जैसे अगर एक पोलर सब्सटेंस है तो ज़्यादातर उसकी कोशिश होती है पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। अगर कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो। वो डिपेंड करता है उनके आपस में कोई लगाव है कि नहीं। अगर मान लेते हैं एक लिक्विड A और लिक्विड B है, इनके बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अच्छा है, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। और पता चला एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, कोई लगाव नहीं, तो पता चला पानी में मान लेते हैं वहाँ पर लिक्विड में कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दिया, पानी कहीं और है, लिक्विड हमारा जो सब्सटेंस है सॉल्वेंट है वो कहीं और, वो कहीं और। तो इसीलिए यहाँ पर मायने रखता है कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहा गया एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता है, ऐसा नहीं है कि हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में घुल ही जाएगा। कह रहे हैं कि वाइल सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें और शुगर की बात करते हैं, चीनी की बात करें, डिसॉल्व रेडली इन वाटर। अगर हम बात करते हैं हमारे पास शुगर है और हमारे पास नमक है, इन दोनों को पानी में डालो बड़ी जल्दी से घुल जाता है, जनरल वे में हम इनका यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर इनको कह दो, और यहाँ पर अगला कहता है वाटर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट, लेकिन वही NaCl की अगर बात कर देते हैं, अगर उसमें हम क्या कर, वहाँ पर वाटर में अगर क्या करते हैं नेफ्थलीन डाल दे और एंथ्रासीन डाल दे, अब कहते हैं अब घोल के दिखाओ, तो ये लोग घुलते ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर सकें, ऑन अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व रेडली इन बेंजीन। और वही अगर ये जो नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नेफ्थलीन और क्या करते हैं यहाँ पर एंथ्रासीन, अगर इनको हम बेंजीन के अंदर डालते हैं तो मस्त में घुल जाता है। लेकिन इनको कहा गया काम करो जो पानी में घुल के देखो, नहीं दिखा पा रहे थे। वैसे ही अगर कहा गया कि ये लोग नेफ्थलीन एंथ्रासीन किसके अंदर, बेंजीन में घुलना चाहते थे, और नमक और चीनी किस में घुलना पसंद करता है, पानी में। अब इनको बदल दो, अब इनसे कह दो किसको, बट जहाँ पर लाइन लिखते हैं कहते हैं सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। अब अगर कह दो सोडियम क्लोराइड को और शुगर को कह दो एक काम करो, जाओ तुम इस बार पानी में तो घुल सकते हो, सब जानते हैं, दुनिया जानती है, एक काम करो बेंजीन में घुल के दिखाओ, तो जाने बेंजीन में घुल ही नहीं पा रहा था।
इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा, है कि नहीं? कि ऐसा नहीं कि NaCl और वहाँ पर हम क्या करते हैं, शुगर को कहीं पर भी किसी भी लिक्विड में डाल के घोल सकते हैं? नहीं, वाटर में घुलता है, बेंजीन में नहीं। और बेंजीन में नेप्थलीन और एंथ्रासिन घुलने को तैयार है, लेकिन पानी में नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, बताया गया इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पोलर सोल्यूट्स डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो मतलब एक लाइन निकल के आती, जो पोलर वाले लोग हैं वो पोलर में घुलना पसंद करेंगे, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर। तो पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बताया गया इन जनरल सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन टू और वी मे से दैट लाइक डिजोल्व लाइक। तो बताया गया कि जैसे अगर दो लिक्विड्स हैं, दो सब्सटेंस हैं, अगर उनका आपस में एक सब्सटेंस है, उसका आप एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जितना लगाओ, दूसरे सब्सटेंस का एक पार्टिकल के बीच में दूसरे पार्टिकल में जितना लगाओ, अगर उन दोनों को आपस में लगाए, अगर वैसी टाइप का लगाव उनके बीच में भी देखने को मिलता है, तब तो कहेंगे वो आपस में घुलेगा। अगर वैसा लगाव नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से दूर भागना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर डिजोल्व नहीं होगा। तो मिला जुला करके जो मैंने आपको बताया, पोलर डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। जो जिस नेचर का होगा उसी नेचर के ही सॉल्वेंट में घुलना पसंद करेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब मैं आपको यहां पर ऐसे दिखाता हूं। अगर मैं आपको यहां पर ऐसे बताऊं, मान लेते हैं हमारे पास यहां पर क्या है, एक सोल्यूट है, जैसे यहां पर लिखा गया, आप यहीं पर देख लीजिए। हमारे पास क्या हो जाता है, सोल्यूट है। सोल्यूट हमारा मान लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड है, ऐसा कुछ हो जाता है। अगर ये सोल्यूट इस सॉल्वेंट में घुल रहा है तो इस प्रोसेस को देख रहे हैं, आगे की तरफ एरो, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई इसको, डिसोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि घुल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सोल्यूट जो थे, पहले मान लेते, आप ऐसा इमेजिन करो जैसे कि हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, उसमें शुगर के क्रिस्टल्स डाल देते हैं, मतलब चीनी डाल देते हैं, जिसके बड़े बड़े पार्टिकल्स थे पहले शुरू में, उसमें डाल देते, धीरे धीरे उसके पार्टिकल धीरे धीरे छोटे हो जाते, एक समय तक गायब हो जाता, हमें दिखता नहीं है। वो क्या हो जाता है पता है, वो धीरे धीरे उसमें घुलता जाता है। उसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर, डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, डिसोल्यूशन। लेकिन अगर कुछ ऐसा होने लगे, फिर से इमेजिन करो, जो पार्टिकल वहाँ पर पहले बड़ा बड़ा क्रिस्टल था, ठीक है, जाके घुल गया। अगर कुछ ऐसा हो कि वो जो घुल गया है, अब उसके छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से पार्टिकल हो गए, जो हमें अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से फिर से वहाँ पर मिल मिल करके फिर से अगर बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाने लगे, और जब क्रिस्टल्स बनाने लगेगा तो वो सॉल्वेंट से दूर भागने लगेगा। अभी जो सोल्यूट यहाँ पर इसके साथ डिसोल्यूशन कर रहा था, मतलब सॉल्वेंट में घुल जा रहा था, लेकिन एक प्रोसेस जो बैक साइड में आपको दिखाया गया, उसको हम यहाँ पर कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब सोल्यूट, छोटे छोटे सोल्यूट के पार्टिकल, जैसे छोटे छोटे सोल्यूट के पार्टिकल आपस में मिल करके एक बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाने लगे, और वो सॉल्यूशन से, सॉल्वेंट से सेपरेट होने लगे, तो इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आया समझ में, दो टर्म आपको समझ में आया। जब हमारा सॉलिड सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलने लगेगा तो कहेंगे इसका तो डिसोल्यूशन हो रहा है। और अगर वही सॉलिड सोल्यूट अपने छोटे छोटे पार्टिकल के साथ मिल करके वो क्या करे, वहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाने लगे, क्रिस्टल्स बनाने लगे, और सॉल्वेंट से दूर भागने लगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और एक ऐसा समय आ जाए जब आप कहेंगे कि जिस रेट से ये सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है, उसी रेट से यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स उस सोल्यूशन में से फिर वहाँ पर क्या करते हैं, मिल मिल करके सोल्यूट को अलग कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं, अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर सेम हो जाए जिस अवस्था पे, उसको कहते हैं कि यहाँ पर क्या बन चुका है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम बन चुका है। क्या बन चुका है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। उसी बात को यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिस रेट से सोल्यूट यहाँ पर क्या कर रहा है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उसी रेट से यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप बताओगे एक इक्विलिब्रियम बनता है, जिसको हम कह सकते हैं भाई वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनना है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसे बन जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है इस पैराग्राफ में। यहाँ पर कह रहे कि व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, जब एक सॉलिड सोल्यूट, ये कैसा था, सॉलिड था, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। जैसे भी आपको पता है कि अगर ये जैसे घुलता जाएगा सॉल्वेंट में,
वैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को उन्होंने क्या बताया, कहा कि इसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई? डिसोल्यूशन। फिर अब उल्टा प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सम सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन कोलाइड्स विथ द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट टू द सॉल्यूशंस। वही मैंने कहा, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में फिर मिलकर के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाने लगे, और ये बनने लगेंगे तो सॉल्यूशन से भागने लगेंगे, वहां पर सबसे नीचे जाके बैठ सकते हैं। बताया गया दिस प्रोसेस इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? वहां पर कहेंगे ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। फिर बताया गया अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट, मतलब जिस रेट से ये घुल रहा है उसी रेट से क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। तो बताया गया अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटेड आउट एंड द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। वही जिस रेट से ये घुल रहा है उसी रेट से यहाँ पर वो सेपरेट भी हो रहा है, तो उसको कहते हैं भाई अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन चुकी है। ठीक है, डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम है, तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या बन गया? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और इस दौरान यहाँ पर याद रखना कि जितना इसको घुलना था वो घुल चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। ठीक है, अब अगर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन चुका है तब वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट्स को देखेंगे तो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। आया समझ में? एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था, जितना घुलना था घुल चुका था। अगर वहाँ पर हम प्रेशर में परिवर्तन करें और टेम्परेचर में परिवर्तन करें, क्या उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ये और ज़्यादा तेज़ी से डिसोल्यूशंस होगा या फिर और ज़्यादा तेज़ी से क्रिस्टलाइजेशंस होगा, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ में इसी के बारे में चर्चा करेगा। हटा इसको, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो जो पर थ्योरेटिकल है उसको देखना। एट दिस स्टेज मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में एट दिस स्टेज का मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो बन चुका है वहां की बात कर रहा है। ठीक है जी, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि अब वहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स बन चुकी हैं। फिर बताया गया अंडर द गिवन कंडीशन दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर प्रेशर को रोक करके ये सारी चीजें कराए हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन चुकी है। ठीक है, बताया गया सिमिलर प्रोसेस फॉलो व्हेन गैस और डिसॉल्व इन लिक्विड्स। ऐसा ही सेम अगर मैंने आपको पढ़ाया, हम लोग का हेडिंग जो चल रहा है यहाँ पर वो था कि अगर हम क्या करते हैं किसी सॉलिड को डालते हैं पानी में या फिर लिक्विड में, तब कह रहे ऐसी सेम कहानी आपको यहाँ पर अगर किसी गैस को हम लिक्विड में डालें तो भी देखने को मिलेगा। तो वो भी क्या कर सकते हैं, उसमें घुल रहा है तो कहेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी सॉल्युबल होता चला जा रहा है या फिर डिसॉल्व होता चला जा रहा है। और अगर क्या हो जाता है कि फिर वहाँ से वो सोल्यूशन से भागने लगे तो कहें वो सेपरेट होने लग रहा है, फिर अब गैस अलग हो जा रहा है, सॉल्वेंट अलग हो जा रहा है। तो जैसे हम सॉलिड को डालते थे वैसे हम गैस को भी इमेजिन कर सकते हैं। अब गैस के लिए थोड़ी सी बात बता रहे, देखो यहाँ पर कह रहे सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड बाई व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कहता है सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट। अब यहाँ से अब आपको फिर से कंटिन्यू करता है, सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। आया समझ में? जैसे कि मान लेते 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें मान लेते हैं आप 100 ग्राम चीनी को घोल पा रहे, दिए गए टेम्परेचर प्रेशर सब फिक्स है, और अब अगर 100 ग्राम से ज़्यादा थोड़ा सा भी जैसे डालते हैं वो घुलना बंद कर देता है। ठीक है, तो अब आप बताओगे इसका मतलब कि वहाँ पर क्या हो जाता है कि बस 100 ही ग्राम वो घोल सकता था, उतना घोल चुका है, अब डालोगे तो घुलेगा नहीं। तो अब हम कह सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं, ऐसे में जो आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, 100 ही जा करके घुल रहा है, मतलब वो सैचुरेट हो सकता है। उसकी कैपेसिटी जो डिसॉल्व करने की थी वो वहाँ पर 100 ग्राम चीनी की थी, शुगर की थी, तो उतना घोल चुका है। अब इसी को कहते हैं सैचुरेटेड। हम कहते हैं ना हिंदी में कहते तृप्त हो जाना, तो वो तृप्त हो चुका है, जितना कर सकते उतना कर चुका है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहा है एक बार फिर से। सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर कह रहा है एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर कोई अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है इज वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, कहा गया अनसैचुरेटेड क्या है, जैसे मैंने कहा वही वाली कहानी फिर से देखना। अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल दिया तो कह रहा है कि अब पूरा जितनी कैपेसिटी मेरी थी मैंने पूरा यूज कर दिया, अब और सॉल्यूट को नहीं डिसॉल्व कर सकता। मैंने कहा तब तो तुम संतरी वहां पर क्या हो जाते हो, वहां पर सैचुरेट हो जाते हो। लेकिन वो अगर 50 ग्राम ही केवल डाला गया होता तो
तो कहता अभी 50 और कर सकते हैं, अभी और उसी टेम्परेचर प्रेशर को मत चेंज करो, अभी उसी कंडीशन पे अगर और सॉल्यूट को डालोगे अभी और घुल सकता है। इसको कहते हैं, इसको ये अनसैचुरेटेड है, अभी ये वहाँ पर सैचुरेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए बताया गया वहाँ पर उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, इन एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच मोर, अभी और ज़्यादा सॉल्यूट को घोला जा सकता है एट अ सेम टेम्परेचर। ठीक है, फिर बताया गया आगे, the solution which is in dynamic equilibriums with undissolved solute is the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in given amount of the solvent। तो बताया कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब बनी होगी वहां पर, तो ऐसा नहीं कि वहां पर सबके सब घुल गए, वहां पर कुछ क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन से भाग भी रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, कुछ घुल रहे हैं, कुछ क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, कुछ घुल रहे हैं। तो ऐसा डायनेमिक इक्विलिब्रियम वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बन जाता है। ठीक है, फिर बताया गया दस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सच सॉल्यूशन, ठीक है, इज इट्स सॉल्युबिलिटी। अब जितना कंसंट्रेट हुआ जितना कंसंट्रेशन उसका वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, फिक्स कंडीशंस पे, वही तो हम इसको एक नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी। है समझ में? तो सॉल्युबिलिटी के लिए पूरी सारी चीजें बताई कि कितना घुल रहा है, कितना अमाउंट घुल सकता है एक फिक्स कंडीशंस पे, जहां पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप बताओगे उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। पहले का जो ये मानना था कि ये सब ऐसा मानते थे कि वहां पर अगले पैराग्राफ में आपको ये बताएगा कि ज़्यादातर क्या हो जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपस में मिलना चाहेंगे, घुलना चाहेंगे कि नहीं। लेकिन साथ साथ इसके अलावा भी अब कुछ और फैक्टर जो अच्छे फैक्टर देखने को मिले वो है टेम्परेचर और प्रेशर, उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है, तो हम उसको भी देखते हैं और उसके इफेक्ट को ही पढ़ेंगे। सबसे मैं कह रहे अर्लियर वॉज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आगे चल के देखा जाता है तो यहाँ पर और भी कुछ फैक्टर्स आते हैं। इन एडिशन टू दीज वेरिएबल्स टू अदर पैरामीटर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो कंट्रोल दिस फिनोमेना। कितना घुलेगा, कितनी सॉल्युबिलिटी उसकी होगी, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ दो और फैक्टर निकल के आए हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, वो भी डिसाइड करेंगे कि कितना घुल सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे मेन हम यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को ही पढ़ने के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के इफेक्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पर दो बातों पे हम ध्यान लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप ऐसे खुद समझो, मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट है ना, और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, ये और इसमें जब घुला तो क्या बना हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन। और आपको बताइए सॉल्यूट हमारा सॉलिड था, ये हमारे लिक्विड हैं, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन भी लिक्विड है। अभी आपको बताइए सॉल्यूट इसमें घूम रहा है, घुल रहा है, तो वहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती है। अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहा है, वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो एंडोथर्मिक हो। कैसा हो ये प्रोसेस, कैसा हो हमारा, एंडोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक का मतलब आपको पता होगा डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। एक और कंडीशन यहाँ पर सेम ऐसी हो सकती है कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, ऐसा भी हो जाए बाई चांस कहीं पर आपको वो एक्सोथर्मिक मिल जाए। कैसा मिल जाए भाई, एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा H लेस देन 0, माइनस में। तो अब इस कंडीशन पे अगर हमसे कहा जाए कि अब ये बताओ, अगर मैं एक एंडोथर्मिक प्रोसेस से कोई हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर एक सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर बाहर से हीट हमें देनी पड़ती है या फिर वो सॉल्यूशन बाहर की हीट को यूटिलाइज कर लेता है, तो उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और याद रखना, अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर उसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ऐसा प्रोसेस खुद कहता है कि भाई हीट दोगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर इनको हीट दोगे तो ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब डिसॉल्व होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वहां पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी उनकी वो इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। वही अगर क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर वहां पर हम क्या कर जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी हो जाती है
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो घट जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो अगर वहाँ पर आगे बढ़ रहा है तो खुद हीट को बाहर फेंक रहा है। अगर हीट को बाहर फेंक रहा है और बाहर से आप जबरदस्ती उसको और हीट दे रहे हैं, तब वो आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगेगा। इसलिए याद रखना कि अगर कहीं पर हमें किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी का अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना उसकी सॉल्युबिलिटी पे, तो हम यहाँ पर ध्यान देना, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर वो क्या हो जाता है कि आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो घट जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ले चटेलियस प्रिंसिपल, जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ले चटेलियस प्रिंसिपल्स होता है, वो ये बताता है। और आपको पता है पहले से डायनामिक इक्विलिब्रियम ये बने हुए हैं। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करेगी, अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। चलो उसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली, मतलब अच्छी खासी मात्रा में, अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। अगर एक सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा है तो उसमें टेम्परेचर का एक अच्छा खासा इफेक्ट होगा, ठीक है, चेंजेस। अब आगे बोलता है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, जो आपको ऊपर दिखाया गया था वहां पर, ठीक है, जैसे सॉलिड और वाला। दिस बीइंग्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो, अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना तो ये प्रिंसिपल कौन लगेगा उस पर, ले चटेलियस प्रिंसिपल्स वहां पर अप्लाई होगा। फिर बताया गया, इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर हमारे पास एक नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन बन के तैयार है, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर बाई चांस एक हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन और उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज्ड विथ राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट, एंड इफ इज एक्सोथर्मिक, अगर वो प्रोसेस हमारा सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच इज लेस देन 0, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेस, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो घट जाएगा। ये कौन से लॉ को फॉलो करके बता रहे पूरा कॉन्सेप्ट, ले चटेलियस प्रिंसिपल्स को बता रहा है, ठीक है। दीज ट्रेंड आर ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। चलिए बताओ, टेम्परेचर के इफेक्ट में कोई दिक्कत, टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर उस दौरान बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, जब इंडो में बढ़ाने पर बढ़ा तो घटाने पर घट जाएगा, एक्सो में बढ़ाने पर घटा तो घटाने पर बढ़ जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट, ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हर कोई यहां पर ध्यान देगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो ये हर कोई ज़रूर ध्यान देगा, यहाँ पर AR का क्वेश्चन बन सकता है असर्शन रीजन पर, ठीक है। और ये हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक सॉलिड सॉल्यूट को हम लिक्विड में डाल करके घोलना चाह रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट आपने देख लिया साफ साफ। अब आता है प्रेशर, प्रेशर मतलब अगर ऊपर वहाँ पर सोल्यूशन के ऊपर दबाव लगाएं, प्रेशर को कम करे ज़्यादा करे तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। याद रखना, पहले अगर मैं इस लाइन को मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक साफ साफ लाइन कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, एक सॉलिड सोल्यूट को किसी लिक्विड में डाल करके डिसॉल्व कर रहे हैं और बाहर से हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने लगते हैं, तो याद रखना इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, बताओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल लेते क्यों नहीं पड़ता है, मान लेते हैं असर्शन में ये लिख दिया गया कि अगर एक सॉलिड सोल्यूट को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि टेम्परेचर में लिखता है कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर नहीं पड़ता है। चलो ये लाइन लिख दिया, आपने कहा असर्शन ठीक कह रहा है, नहीं पड़ता है उसका, उसके ऊपर कोई फर्क। तो अब आपके सामने ये आता है क्यों नहीं पड़ता है, आखिर कैसे, आप रीजन में क्या चीज़ देख लेंगे, आप कहेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। आप बताओगे कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम वो सॉल्यूशंस बना रहे हैं उसमें लिक्विड है और सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और सॉलिड और लिक्विड आपको याद रखना ये पहले से अपने हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म है, जितना इनके पार्टिकल करीब आ सकते हो करीब पहले से ही हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और प्रेशर लगाकर बहुत ज़्यादा उनको कंप्रेस ही तो कर सकते हैं। तो याद रखना, इसीलिए अगर हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न ये हो जाता है क्योंकि हमारे सॉलिड और लिक्विड पहले से ही वहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, और प्रेशर लगाकर उनको हम और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनके पार्टिकल को और ज़्यादा करीब नहीं ला सकते। ये लाइन जैसे लिखता है उसे डिक्टो लाइन याद रखना। चलो आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। इफेक्ट, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये असर्शन बन सकता है, ठीक है। नॉट, डज नॉट एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेशर का,
रीजन, इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो पहले से कंप्रेस्ड फॉर्म में, अब वो कंप्रेस्ड नहीं होने वाले हैं, एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। इसलिए बताया सॉलिड और लिक्विड पहले ही क्या हो जाते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं, मतलब अब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, पहले से ही कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, तो प्रेशर लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइन आपसे पूछी जाएगी तो डिक्टो याद रखना वहाँ पर, ठीक है। लेकिन सॉल्युबिलिटी में जो सबसे मस्त है यहाँ पर टॉपिक वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अगर एक गैस को लिक्विड में डाला जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखना, ये अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ऐसा होगा, हमारे पास कोई लिक्विड होगा, ठीक है, ऐसे कंटेनर को मान लेते हैं, क्लोज कर देते हैं फिर, ऐसे हैं कंडीशंस। अब यहाँ पर हम कोई गैस भर देते हैं, ठीक है, गैस, ऐसे कोई गैस भर देते हैं, ऐसा। हम ये चाहते हैं ये गैस जो मैंने व्हाइट से देखा, ये गैस इस लिक्विड के अंदर जाकर के घुले। तो याद रखना, अब यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ कोई गैस है, उसको हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड मतलब कोई हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, गैस तो गैस ही है, ये लिक्विड है, ठीक है, इसी में जाकर के घुलेगा तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, है कि नहीं, सॉल्यूशन बनता है ऐसे। और अभी के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि याद रखना सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन ये जो जब गैस को हम लिक्विड में डालते हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, मेनली याद रखना वो कैसा हो जाता है, हमारा एक्सोथर्मिक हो जाता है। और एक्सोथर्मिक का मतलब अगर हम देखें यहाँ पर डेल्टा H इज लेस देन 0, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है जो हमें ध्यान देना है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, इसको समझते हैं यहाँ पर कि क्या लिखता है आपको। सवाल आता है क्या हर एक गैस पानी में घुलना पसंद करेगी लिक्विड्स में? ऐसा नहीं, कुछ गैस घुलना पसंद करती हैं, कुछ नहीं करती है। जैसे अगर आपको बताएं वाटर का ही केस है, क्योंकि ज़्यादातर लिक्विड का मतलब हम लोग को वाटर ही मिलता है। अगर वाटर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को घोलना चाहें तो जल्दी नहीं घुलता, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती। अगर वो अच्छा खासा घुलता तो हम पानी के अंदर भी रहते, अच्छा खासा हमारा वहाँ पर भी काम चल जाता। लेकिन आपको पता है कि वो जितनी डिजोल्व होती है, बहुत माइन्यूट सा होता है, वो हम लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं। हाँ, जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसे गैसियस सब्सटेंस होते हैं वो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, जैसे HCl गैस। HCl आपका लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। ड्राई HCl बोल दिया जाए मतलब HCl गैस, अगर उसको पानी में डालते हैं बड़ी तेजी के साथ घुल जाते हैं। तो कुछ गैसेस पानी में घुलना बहुत तेजी से पसंद करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, क्यों, आगे आप देखेंगे, और उस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा वो भी देखेंगे। ये रहा प्रोसेस। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोलती है NCERT। मेनी गैसेज डिजोल्व इन वाटर, बहुत सारे गैसेज वाटर में घुल जाते हैं। ऑक्सीजन डिजोल्व ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम मात्रा में इन वाटर, लेकिन इट इज दिस डिजोल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक, लेकिन तब भी कह रहे चलो कम ही घुलता है, लेकिन इतना है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए तो सफिशिएंट है, हमारे लिए नहीं। ऑन अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम HCl गैस बोलते हैं, ठीक है, इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जाता है तो इनको काफ़ी फायदा मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे से घुल जाता है। फिर अब आते हैं पॉइंट्स की तरफ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई प्रेशर, और दूसरा कौन होगा, टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट इनके ऊपर बहुत लगेगा। वही अगर ये सॉलिड होता तो कहते तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन प्रेशर का नहीं। लेकिन यहाँ पर आप बताओगे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, दोनों का मस्त में इफेक्ट पड़ेगा, और उसी को हम लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़े। टेम्परेचर, ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रेशर का इफेक्ट देखा जाए तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं इनकी लाइन को रीड करेंगे ना। प्रेशर के इफेक्ट को ये देखा गया कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऐसे समझते हैं कि आपको यहाँ पर दो ग्राफ दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये लिक्विड्स है, यहाँ पर कुछ गैसेस वगैरह है, और अब क्या हो जाता है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला प्रेशर, आपने यहाँ पर W1 नाम का एक ब्लॉक लगा दिया, आपको पता वो कुछ प्रेशर तो इनके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ गैसेस यहाँ पर घुले,
लेकिन अगर हम यहाँ पर W1 के साथ साथ W2 और W3 ब्लॉक बढ़ाते जाएंगे, भाई जाहिर सी बात है कंटेनर था उसके ऊपर आप ब्लॉक रखते जा रहे हो, उसका मास होगा तो प्रेशर लगाएगा, उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। जब दबाव बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पर देखा क्या, देखिए जैसे डॉटेड कम दिखाई देते हैं, यहाँ पर डॉटेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वो ज़्यादा घुलने लगी गैस। जैसे हमने वहाँ पर क्या किया, उसके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, उस गैस के ऊपर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, वो गैस अब पहले से ज़्यादा घुलने लगी। वहाँ पर पहले कम घुली थी, अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ज़्यादा डॉटेड आपको यहाँ पर देखने को मिला, थोड़ा बड़े बड़े, जिसका मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पर घुल रही। तो ये आपको यहाँ पर प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बताया गया। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, किसी गैस को घोला जा रहा था तो पता चला कम प्रेशर पे कम घुल रही थी, वही प्रेशर ज़्यादा दिया तो ज़्यादा घुलने लगी। तो यहाँ पर आपको ए और बी जो दिखाया गया है यहाँ पर फिगर, अगर उसमें देखें तो क्या बताया गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस इन प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस अबव द सॉल्यूशन। ये वही कह रहा है कि इसका मतलब कि यहाँ पर गैस कितना डिजोल्व होगी वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वो पहले से ज़्यादा घुलने लगेगी। अभी इस पर अच्छा कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन हो गई, अब यहाँ पर आता है, अब इनकी लाइन को रीड करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ से लाइन देखनी थी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ऐसा देखा गया कि प्रेशर को बढ़ाने पर क्या हो जाता है, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती थी। फॉर सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट कंसिडर्ड सिस्टम एज सोन इन फिगर। जैसे कि यहाँ पर आप देखा गया, आप वहाँ पर देखें तो कह रहे द लोअर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस एंड द अपर पार्ट ऑफ द गैसेस मिक्सचर्स, ठीक है, गैसेस कह रहे हैं। अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो लोअर पार्ट को यहाँ पर वो सोल्यूशन कह रहा है और अपर पार्ट यहाँ पर गैसेस को बताना चाहता है, ठीक है, ऐसे कुछ है यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर देखें, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर अपर पार्ट गैसेस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, ऐसा आपको वहाँ पर फिगर में दिखा है। फिर कह रहे हैं कि एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं यहाँ पर जितनी गैस घुलनी थी वो घुल गई, और जितना डिजोल्व है, जितना अनडिजोल्व गैसेस है, वो एक दूसरे के साथ वहाँ पर इक्विलिब्रियम बना ली, क्योंकि हम लोग पहले इक्विलिब्रियम को बनाते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सोचते हैं दैट इज अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द गैसेस फेजेस, ठीक है, यहाँ पर लिविंग द सोल्यूशन फेजेस इज द सेम रेट से वो जो गैसेस लिक्विड के अंदर जा रही, बाहर निकल रही, जा रही, बाहर निकल रही, ठीक है। तो सेम रेट से वहाँ पर आपको बताया गया, तो उसे कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिक्विड और गैस के बीच में बन चुका है। फिर बताया गया नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज ओनली बाय कंप्रेसिंग द गैस टू स्मॉल वॉल्यूम। अब जाहिर सी बात है, पहले उस गैस को ज़्यादा वॉल्यूम मिलता था वहाँ से सोल्यूशन से बाहर ऊपर घूमने के लिए, लेकिन हम उसको दबा करके वॉल्यूम कम कर दिए। अब प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ जाएगा, वो गैस बाहर कम, वहाँ पर लिक्विड के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करने लगेगी। और यहाँ पर बताया गया जब उसके ऊपर ब्लॉक्स बढ़ा देते हैं, मैंने कहा ये ब्लॉक्स अगर वहाँ पर बढ़ने लगते हैं, तो अगर ब्लॉक्स बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताएंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस आपको वहाँ पर लिक्विड के अंदर देखने को मिलेगा। देख रहे हैं पहले यहाँ पर कम था, अब जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो अब यहाँ पर डॉटेड आपको ज़्यादा दिख रहे हैं ना, यहाँ पर इसके अंदर पहले कम दिख रहा था, अब ज़्यादा डॉटेड आपको देखने को मिल रहा है। तो वही बताया गया यहाँ पर दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट एट विच गैसियस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द सोल्यूशन टू एंटर इट, ठीक है। अब ज़्यादा तेजी से आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी आपको पर यूनिट वॉल्यूम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गैसेस पार्टिकल घुले हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बताया गया यहाँ पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस will increases until a new equilibrium is reached, resulting in a increase in the pressure of a gas above the solution and thus the solubility increases। पहले मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो भी प्रेशर लग रहा था, तो इस प्रेशर के साथ जो इक्विलिब्रियम बनना था, एक रेट के बाद यहाँ से ये ऊपर जा रहे थे, ऊपर से गैसेस नीचे आ रही थी, एक समय आया डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया। फिर हमने क्या किया, दो ब्लॉक और उठा के रख दिया। अब प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एक बार सिस्टम को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पर जाके घुले, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे कि जब ऐसा रख दिया काफ़ी देर बाद ये ज़्यादा मात्रा में घुल गया,
लेकिन अब यहाँ पर भी हमें क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन अब इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, वो आपको यहाँ पर बताएगी। ये सब कुछ तो चलो भी कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन अब इसमें मेन पॉइंट्स पे आते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ हमने क्या सीखा यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एक लॉ देखने को मिला। एक साइंटिस्ट हुए, नाम था उनका हेनरी, ठीक है, हेनरी ने हमें वहाँ पर सिखाया। अब उसकी लॉ को अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हेनरीज लॉ, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हेनरी ने क्या बताया यहाँ पर, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इससे साबित किया कि अगर किसी गैस को लिक्विड में घोलना चाहते हैं, हम उसके ऊपर का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती चली जाती है। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है तो उनका जो कहना था, पहले मैं शुरू से बताता हूँ फिर इनका जो लाइन था वहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के लिए जो उन्होंने एक टर्म्स लिया, सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन को बताने के लिए जो उन्होंने टर्म्स लिया, वो क्या लिया था यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन। क्या लिया था, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, जिसको आपको पता है हम लोग किसके कहते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। तो इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी हो जाती है ना, ये मोल फ्रैक्शन, गैस का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है उसके ऊपर लगाए जाने वाले प्रेशर के। लेकिन अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, और आप सबको पता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इनटू पी आ जाता है। अभी हेनरी वाला कांस्टेंट जो आपकी बुक में लिखा वहाँ तक नहीं पहुँचा। फिर अगर पी बराबर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, के को इधर भेज दो, आप बताएंगे 1/k डैश इंटू एक्स, और 1/k डैश को हम एक नए कांस्टेंट से हटाएंगे, उसको कहते हैं के एच, जिसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, 1/k डैश, ठीक है। तो P बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओगे के एच इंटू एस। आपकी बुक में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही लिखता है, तो आप केवल यही याद भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, लेकिन आता कैसे है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एक जगह स्टेटमेंट ये लिखता है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर के। फिर एक जगह ऐसा लिखता है कि वहाँ पर जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्ट, मतलब कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो इससे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ जाता है जो हमें ध्यान देना है। एक्स के बारे में मैंने कहा, वो क्या हो जाता है, गैस का मोल फ्रैक्शन, और के एच यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, हेनरीज कांस्टेंट कहा जाता है, आ समझ में। और यहाँ पर अगर एक्स हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में जानकारी दे रहा है, कौन, एक्स, अगर सॉल्युबिलिटी को दे रहा है, तो आप अगर खुद एक्स के बारे में अगर देखें तो एक्स बराबर लिखना होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, P/KH, बताओ। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया जाए तो x और kh के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, अब बताओगे 1/kh, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझ में आता है आपको, बताओ, कि अगर यहाँ पर kh की वैल्यू हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी हेनरी कांस्टेंट की, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके उल्टा, अगर ये वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, अगर ये कम तो वैल्यू सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। और यहीं पर अगर मैं आप जो भी चीज़ें थ्योरी में लिखा है उसको यहाँ बोल देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पर अगर KH की बात करते हैं, ये क्या हो जाता है आपको पता है, ये क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये गैस की प्रॉपर्टीज़ है। डिफरेंट गैसेज के लिए एट सेम टेम्परेचर, अब बताओ डिफरेंट वैल्यू हो, अगर टेम्परेचर को फिक्स करो, डिफरेंट गैसेज की हम KH की वैल्यू देखें, KH किसकी प्रॉपर्टी है, ये गैस की, तो डिफरेंट गैसेज के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है, आया समझ में। तो इसीलिए अगर हमें कभी कोई गैसेज दे दिया जाए, 2-4 गैसेज दे, सबके KH की वैल्यू दे दे, और हमसे बोले कि एक काम करो, अब इनके सॉल्युबिलिटी को ऑर्डर अरेंज करके दिखाओ, तो हम क्या करने वाले हैं पता है, हम कहेंगे हमें पता है कि KH और X की बनती नहीं है, ठीक है, क्या होता है एक दूसरे के उल्टा चलते हैं ये। तो अगर ये बढ़ा हुआ जिस गैस के लिए तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम, ये जिस गैस के लिए कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो आया समझ में यहाँ पर। तो अभी इसी के बारे में पूरा रेड करेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या बताया मैंने, हेनरीज लॉ, उनका ये कहना था कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी के लिए उन्होंने एक कंसंट्रेशन का टर्म्स उठाया जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी उसके ऊपर लगने वाले पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K डैश, तो P बराबर 1/K डैश इंटू एक्स, और जा करके तब उसको कहते हैं KH को कहेंगे हेनरी कांस्टेंट, और हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला P बराबर KH इंटू एक्स आ जाता है। X है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, KH है हेनरी कांस्टेंट, और P वहाँ पर लगने वाला आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर है।
और अगर मैं मान लूँ यहाँ पर कि हम एक फॉर्मूला x बराबर निकालें तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा P/KH। अगर प्रेशर को हम एक पल के लिए रोक दे, कहते हैं कि जितना प्रेशर लगाना था लगा दिया, इतना प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पे लगाएंगे और देखते हैं कि क्या होगा, किसकी सॉल्बिलिटी किसकी ज़्यादा, तो हम कहेंगे इससे तो रिलेशन बन रहा है x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, KH के। तो जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्बिलिटी कम, जिसके लिए कम उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इतना हो गया। चलो यहीं पर KH के बारे में एक दो बात और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रीड करते हैं इसको। KH के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, KH के बारे में याद रखना, अभी एक एक्सपेरिमेंटल डाटा आपकी बुक में दिया गया, वहाँ पर ये साफ साफ समझ में आता है कि अगर हम क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है, अगर वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो याद रखना KH की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज होगी। और वैसे भी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि KH की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी। और अगर हमसे कभी पूछा जाए यूनिट ऑफ KH बताओ यूनिट ऑफ KH, तो आप क्या बताओगे? तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले से KH का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम कहेंगे KH बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बताओ, KH बराबर P/X। कोई बताएगा? P की यूनिट तो अब तो जो भी प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, और X की यूनिट क्या हो जाएगी, X है मोल फ्रैक्शन, मोल अपान टोटल मोल, उसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। तो इसीलिए हमसे KH की यूनिट बराबर, अब बताओ कि प्रेशर की यूनिट क्या आ जाएगी, प्रेशर यूनिट। और प्रेशर की यूनिट ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा किस में दिया गया है, ATM में है, बार में है, पास्कल में है, MMHg में है, टॉर में है, जिसमें भी देगा हम उसको वहाँ पर रख करके मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना आपकी बुक में यहाँ पर बताया गया। अब इसको रेट करते हैं, चलिए रेट करें। कहाँ से रेट करना था, यहाँ से ना, बताया गया हेनरी के बारे में। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। पहले ऐसे व्यक्त हुए, गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशंस बताने का काम किया ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। और उसी को हम कहते हैं, ये हेनरी ने बताया कॉन्सेप्ट, और सब जगह फिट बैठता है, इसलिए इसको हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। फिर बताया कि द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ हमें क्या सिखाता है समझ लो। द लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है, प्रेशर में बदलाव करेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or the solution। वही कह रहा हूँ, सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी इन्होंने कहा, सॉल्युबिलिटी के लिए हमने कहा था x, और पार्शियल प्रेशर जो लग रहा है उसको कहा था p। तो ये बता रहे थे, ठीक है, ये जो भी डिराइव करके मैंने आपको बताया था। फिर बताया गया कि यही सेम बात आगे चल के एक और लोग बताए थे, डाल्टन, जो कि ठीक है यहाँ पर कंटेम्पररी, मतलब उन्हीं के ही समकालीन के ये भी साइंटिस्ट थे, उन्हीं के टाइम के ही, तो वो भी उसी बात को ही जाहिर करते। डाल्टन्स अ कंटेम्पररी ऑफ हेनरीज ऑल्सो concluded independently that the solubility of a gas in a liquid's solution is a function of the partial pressure of the gas। वो भी उसी बात को बता रहे हैं। तो हेनरी ने बता दिया पहले, लेकिन उसी टाइम के साइंटिस्ट हुए डाल्टन्स, वो भी इस बात में इसी चीज़ को बता रहे हैं कि भाई प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। डाल्टन्स भी उसी बात को बताते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से पढ़ना है ना, रेड करना है यहाँ से। फिर बताया गया यहाँ पर नेक्स्ट, इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सोल्यूशन एज अ मेजर ऑफ द इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए, मेजर करने के लिए अगर हम वहाँ पर मोल फ्रैक्शन का टर्म्स उठाएं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पे कंसंट्रेशन का टर्म्स है, देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। वही तो कह रहे हैं, वही चीज़ वो कह रहे हैं कि इससे ये समझ में आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ऐसे। फिर बताया गया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट दैट
अब एकदम सही से आते हैं, जो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है उसके हिसाब से अगर इनके स्टेट, इनके लॉ को अगर समझा जाए और बोला जाए तो। अब देखना, आप बातों को पलट रहे, अभी कह रहे थे कि मोल फ्रैक्शन प्रेशर के डायरेक्टली, अब कहेंगे पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली समझ जाएगा मोल फ्रैक्शन। कह रहे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन एक्स इन द सोल्यूशन एंड एक्सप्रेस्ड एज, ये डायरेक्टली इस चीज़ को लिख रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर की लाइन में पढ़ करके आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम ऐसे लिख देते हैं ना जैसे उन्होंने कहा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट दूसरा लगा देंगे, फिर आगे चल के हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बराबर 1/k डैश इंटू क्या लगा देते हैं, मोल फ्रैक्शन। 1/k डैश को रिप्लेस करेंगे तब यहाँ पर लगा देंगे क्या, KH इंटू एक्स। बुक में डायरेक्टली ये लिखता है, हमें इसी के साथ चलना है, ये सब नहीं ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, स्टेटमेंट अगर आप पढ़ रहे हो आपको कन्फ्यूजन है तब उसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो हमें ये लिखे चलना, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया। फिर बताया गया यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये ग्राफ। तो आपको पता है ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है ना, इस फॉर्मूले पे अगर आपको पता है फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर कौन सा, mx वाले, तो फिट बैठेगा। अब इसके ऊपर ग्राफ खींचेगा, पहले इनकी लाइन सुन लो। हियर KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट या फिर हेनरी लॉ कांस्टेंट कह दिया जाता है। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन, देन वी शुड गेट अ प्लॉट ऑफ द टाइप ऑफ द शोन इन फिगर 2.2। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने क्या किया आपको पता है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर HCl के लिए खींचा जा रहा है ग्राफ, ठीक है, HCl का, और उसके साथ क्या, उसके मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के साथ अगर लिक्विड में डाल रहे हैं तो ये देखा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, साइक्लोहेक्सोन में, ठीक है, साइक्लोहेक्सोन में इसको घोलने के बाद। तो अगर हम देखते हैं जैसे हम इस एक्सिस पे जा रहे हैं तो हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा, प्रेशर और बढ़ाया मोल फ्रैक्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ाया मोल फ्रैक्शन बढ़ा, बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं P बराबर KH इंटू एक्स, और अगर लगाएंगे फॉर्मूला y बराबर m इंटू एक्स, आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर से लाइन गुजरेगी और आपको पता है यहाँ पर स्लोप जो हमारा हो जाएगा वो KH होगा, और यहाँ पर y एक्स एक्सिस पे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और y एक्सिस पे हमारा पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको पता है। चलो, तो ग्राफ आपको ध्यान देना है, y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर, x पे मोल फ्रैक्शन रखा गया। ये तो हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, जो सब कुछ अभी आपको एक बार मैंने वहाँ पर एक बार समराइज कर दिया, अब उसी को पढ़ा रहा है तो इसको अब इसे रेट करते चलते हैं, ठीक। मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के पास इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, और किसकी प्रॉपर्टीज होती है, गैसेस की प्रॉपर्टीज होती है। देखते क्या बोलते हैं, डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई बदलाव मत करना, गैसेस बदल बदल के देखेंगे तो आपको KH की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, टेम्परेचर सेम रहे। दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन, किसका फंक्शन होता है बताओ, ऑफ द नेचर ऑफ द गैसेस। गैसेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा किसके KH की वैल्यू कितनी हो। चलिए फिर आगे के पॉइंट में क्या समझाना चाहता है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 2.11 दैट हायर द, अभी एक पीछे एक टेबल है वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, अच्छा इक्वेशन ये वाला कह रहा है, नहीं टेबल की नहीं, वही वाला इक्वेशन की बात कर रहा है जो अभी मैंने आपको बताया, P बराबर KH इंटू एक्स, तो x बराबर P/KH। अगर प्रेशर को रोक दो एक पल के लिए तो आप बताएंगे x और KH एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वही कह रहे हैं कि उस इक्वेशन से अगर इससे हम चले तो आपको यहाँ पर दिखता है दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर्स, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, द लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब कम देखने को मिलती है, ऑफ द गैस इन लिक्विड। बताएंगे इट कैन बी शीन फ्रॉम द टेबल, कह रहे ये बात आप 2.2 नंबर अभी इसके पीछे टेबल है उस पर देख सकते हैं, दैट KH वैल्यूज फॉर बोथ NO2 एंड O2 इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अभी हम देखेंगे यहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू कुछ और बताएगा, ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ और, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो इनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है KH की वैल्यू, और इनके लिए KH की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि हमने देखा कि बोथ NO2 एंड O2 इंक्रीज, इनके KH की वैल्यू बढ़ जाती है कब, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सब कुछ मैंने आपको बताया,
बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यहाँ पर पहले लाइन इनका कंप्लीट कर लेते फिर टेबल को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और इससे एक बात ये भी साबित हो जाती है ये कि इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इससे समझ में आया कि अगर हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी जब टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो ये चीज़ें वहाँ पर आ गई। तो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। फिर से यहाँ पर एक बार मैं उसको बात को लिख दूँ, अगर आप भूल गए हो तो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारी सॉल्युबिलिटी जो नाम की चीज़ है वो घट जाएगी। लेकिन इसी का उल्टा, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो KH की वैल्यू भी घटेगी, और आपको पता है यहाँ पर हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो तो उल्टा चलता है ना, वो बढ़ जाएगा। ये आपको बताना चाहता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू, देखो ये भी आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा, वहाँ पीछे वाली लाइन से लेकर के यहाँ तक आना, ठीक है। इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो आपका एसर्शन होगा। कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया, अगर T की वैल्यू बढ़ती है तो K की वैल्यू बढ़ती है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर दे। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, और ऐसा क्यों, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट, और बताएंगे यही रीजन हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। यही रीज़न होता है कि अगर जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली वगैरह हो जाती है, यहाँ पर फिशेज वगैरह हो जाती है, अगर उनसे पूछा जाए कि बताओ तुम्हें कब ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडी का मौसम कि गर्मी का मौसम, वो गर्मी का मौसम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एक तो थोड़ी सी ऑक्सीजन से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जल में थोड़ा ही मात्रा में ऑक्सीजन, उतने में अपना काम चला रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाती है, गैस जो घुल रही थी अब उससे भी कम घुलेगी, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर ठंडी का मौसम है तो टेम्परेचर डाउन है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो ज़्यादा खुश रहेंगे। वही आपको यहाँ पर बताएगी, ठीक है। अगर कल को आपसे ऐसा बोला जाए, ऐसे पूछेगा आपसे, ये पूछा जाएगा कि अगर एक्वेटिक स्पीसीज की बात करते हैं, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर, ये असर्शन, क्या ये सही है? सही है। तो रीजन में क्या बताएगा, क्योंकि क्या बताओगे, इन क्या हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, आपसे बोले टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर इतनी लाइन लिखता है, इसमें से कोई भी एक लाइन लिख दे, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, तो आप इतने भी कह देंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सबको सही चल रहा है। चलो अब आते हैं टेबल देखते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सम सेलेक्टेड गैसेस इन वाटर। अब देखिए ये कौन गैस है, हीलियम। ये कौन है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 2। यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन किया है 293, 293, 293, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को ध्यान देना, 293, 303, 293, 203। अब हीलियम की बात करते हैं। हीलियम के लिए KH की वैल्यू कितना मिल रहा है, देख रहे हैं जितने गैसेस के एग्जांपल्स यहाँ पर बताया गया, सबसे ज़्यादा अगर किसी का वहाँ पर है KH की वैल्यू कौन है, हीलियम। अगर इसके KH की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, और टेम्परेचर 293। हाइड्रोजन के लिए भी अगर देखा जाए यहाँ पर 69 है, कोई बात नहीं। अगर नाइट्रोजन की बात है, 2 केसेस बताया गया, 293 टेम्परेचर पे ये 76 दे रहा है। 293 टेम्परेचर पे इसके KH की वैल्यू कितनी, KH की वैल्यू कह रहे हैं 76 दे रहे हैं, 76.48। लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, देख रहे हैं, कहा गया बढ़ाओगे तो बढ़ जाएंगे, क्या बताया, बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएंगे, बढ़ाओगे तो बढ़ गया, देख रहा बढ़ गया। ऐसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, 293 पे कह रहा है 34 रख रहा है, फिर कहा गया अब तुम्हें 303 पे दिखाना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएंगे। तो हमने यही तो कॉन्सेप्ट सीखा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। और भी गैसेस यहाँ पर दिया गया, आपको मेंशन किया गया है, आर्गन गैसेस जो कि इनर्ट गैसेस हीलियम की तरह है। 298 टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू 40.3 है, ठीक है, 40.3 मतलब इनसे तो अच्छे ही है। ये तो 144 पहुँच गया, मतलब कि ना के बराबर घुलने की क्वालिटी रख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 298 पे बताया गया 1.67, काफ़ी कम वैल्यू, मतलब अच्छे से खुलेगा। फॉर्मल्डिहाइड है 298 पे इतना, और भी ज़्यादा कम है। मेथेन की बात करते हैं पॉइंट समथिंग है, और विनाइल क्लोराइड की बात करते हैं 0.6। जिनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना सॉल्युबल होगा, ठीक है। अगर इतने गैसेस जो आपको दिया गया, इसी में से अगर हमसे पूछा जाए कि ये ऑप्शन में ये है, एक इनका ले लिया, एक इनका ले लिया, एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर हमसे बोला जाए सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, तो हम बताएंगे हीलियम की। देखो एक अच्छे क्वेश्चन की बात होती है, उनको KH की वैल्यू देना चाहिए। मे भी अगर बाई चांस उनको लगा कि नहीं, हमने कहा था NCERT सिलेबस है, NCERT से पूछेंगे आपको ये वैल्यू रटो, तो याद रखना कि अगर ऐसी बात आई तो कर लेना, वहाँ पर
तो याद रखना कि हीलियम का आपको 144.97 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रोजन का आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना आपको बताया गया, हाइड्रोजन का, ये आपको एक बार ज़रूर देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर समराइज करके आपको देखना पड़ेगा टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है। चलिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसका सोल्यूशन भी बताया गया। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बताना चाहता है हमें, फिर सोल्यूशन को देख लेंगे। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimole, एक तो मोल नहीं, मिलीमोल of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerted a partial pressure N2 के द्वारा लगाया जा रहा है 0.987 बार है। Given that Henry law state for N2 is, इतना हो जाता है किलो बार। ये देखना, ये बार है, ये किलो बार में, हमेशा यूनिट को बराबर करके रखना सेम, अगर वहां पर क्वांटिटी है तो। हमसे नाइट्रोजन का मिली मोल पूछा गया, नाइट्रोजन का मिली वाला मोल पूछा गया, ठीक है ये। और हमें जानकारी जो दिया गया है, अगर देखा जाए सॉल्वेंट का मास वॉल्यूम दे दिया है, और यहां पर हमें क्या दिया गया है, N2 के द्वारा कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है और KH की वैल्यू। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं, P बराबर KH इंटू एक्स। तो हमें ये पता है, ये पता है, चलो x निकालो जल्दी से। अगर आप x निकालेंगे तो आप प्रेशर रखेंगे, प्रेशर यहाँ पर कितना बताया गया आपका, ये है ना, P की वैल्यू 0.987, और यहाँ पर अगर आते हैं तो किलो बार है, इसको बार में कन्वर्ट कर दो, और क्या 1000 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 480। तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू जैसे आपकी बुक में यहाँ पर सॉल्व भी किया गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन का रहता है, ठीक है। 129 इंटू 10 की पावर -5। क्या हमसे यही पूछा जा रहा है, ये टिक करके चले आए? नहीं, ये तो मोल फ्रैक्शन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हमें बताओ मोल्स, मिली मोल्स। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, Na/Na+Nb, याद आया, Na+Nb ऐसे हो जाता है। सोल्यूट का मोल तो अभी बन गया है, सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालोगे आप बताओ, यही सेम यहाँ पर रखना है, सॉल्वेंट का मोल Nb कैसे निकालोगे। अब बताओ कि क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्वेंट के बारे में कुछ जिक्र किया है, वो क्या, 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर का मतलब कितना, 1000 ग्राम, डेंसिटी 1, तो कितने से 18 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55.55 है समझ में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आई है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बुक में दिया गया, तो मैं कैलकुलेशन नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब आपने नाइट्रोजन का देखा, तो नाइट्रोजन के मोल अपान फिर से नाइट्रोजन के मोल, और अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा 55.55। और अब आप देखो यहाँ पर ये दोनों को अगर देखते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो, इसको हम लगभग निगलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं। क्यों, इनकी तुलना में ये वाटर की तुलना में ये बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर जब न्यूमेरिकल्स करते हैं मोल ऑफ सोल्यूट अपान मोल ऑफ सॉल्वेंट ऐसा कर लेते हैं। और इसको जब रख करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो दिया था, इसको रख करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ये वैल्यू रखा गया, और ये 55 यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो आ रही है ये 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। अच्छा, यहाँ पर हमें मोल निकालना है ना, मोल निकालना। तो आप बताओ कि XA की वैल्यू, मैं यहाँ पर ये नहीं, ये है, इसको यहाँ पर रखना, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन इसको रखा, Na निकालना है। तो अब दो जगह Na निकाले, इससे चाहे काम करते इसको हटा देते, नहीं तो कैलकुलेशन लेंदी करेगा। तो ऐसा कुछ हो जाता है, यहाँ पर रख करके हम क्या कर जाते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पता था इतना है, ये इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, N की वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये जो आया है, याद रखना, वो किस में आ जाएगा, मोल में, और मोल में है, मिली मोल में देखे जाएंगे तो आपको पता है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाता है। चलो अब यहाँ पर थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहाँ पर इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इंडस्ट्री में इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और साथ साथ बायोलॉजिकल फिनोमिना में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इंडस्ट्री में, एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमिना। कुछ बायोलॉजिकल फिनोमिना में इनका आपका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। जैसे कुछ आपको एग्जांपल्स बता रहा है, चलो एग्जांपल में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, ठीक है, बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। कहा गया अगर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, जैसे कोक वगैरह जो भी रहता है, जब उसको देखो, उसको जैसे ओपन करते हैं ऐसा लगता है कोई चीज़ कैद थी यहाँ पर, ढक्कन खोलते यहाँ से बाहर निकले बड़ी तेजी के साथ, वो कोई और नहीं होती, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो वो क्या हो जाता है, एक अच्छा टेस्ट हमें दे, इसलिए क्या किया जाता है, वैसे अगर वहाँ पर भर दिया जाएगा तो आपको कोई टेस्ट नहीं मिलता है,
कहते हैं कि वहाँ पर फिर जब उसको ढक्कन खोलते हैं, उसको तुरंत पीते हैं तो उसका टेस्ट मिलता है, लेकिन काफ़ी देर के ओपन करके रख दो उसके बाद आप पियोगे तो उसका उतना टेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैस नहीं चाहती थी उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको तो हम बहुत हाई प्रेशर के साथ सील्ड करके फिर ऊपर से वहाँ पर ढक्कन लगा देते हैं, उसको सील कर देते हैं, जिससे कि जब हाई प्रेशर उसके अंदर मेंटेन होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस उसके अंदर डिजोल्व होगी, जिसकी वजह से एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो पहला एग्जाम्पल्स हो गया। तो इसका मतलब ये साबित करता है कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्वेबिलिटी गैस की इंक्रीज कर जाती है। चलो अगला जो कहानी है पहले मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसको रेट कराता हूँ। बताया गया जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जिसको स्क्यूबा डाइवर्स कहा जाता है, जो समुद्र के अंदर जाते हैं ना, पूरा गैस सिलेंडर पीठ पे बांध करके जैसे अंदर जाते हैं किसी चीज़ को खोजने के लिए, तो वो क्या हो जाता है कि वहाँ पर जब हम समुद्र तल के नीचे जाते हैं, हम अगर नीचे चले गए तो हमारे ऊपर क्या है, वाटर है, और वाटर तो हमारे ऊपर दबाव तो लगाएगा ही लगाएगा। तो इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है कि जो सिलेंडर में गैस भरी होती है उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस तो भरी जाती है मेनली। तो अब क्या हो जाता है कि जब इतने हाई प्रेशर के साथ हम गैस को अपने फेफड़े में लेते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो वो गैस हमारे फेफड़े से होकर हमारे ब्लड में बड़ी तेजी के साथ डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि ब्लड हमारा लिक्विड हो गया और उसी में गैस जाकर के बड़ी तेजी के साथ घुल जाती है। कहा गया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हो जाता है, हम सरफेस से जैसे गहराई से फिर ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे ऊपर की तरफ आएंगे तो जो पानी का दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जैसे दबाव कम होगा तो अब जो ब्लड में क्या था कि पानी वहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस वगैरह घुली थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, डाइल्यूट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी डाली जाती है। तो अब नाइट्रोजन गैस जो घुली रहती थी वो क्या करेगी, ब्लड से जैसे प्रेशर कम होगा वो ब्लड से भागना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, वो ब्लड से भागना शुरू करेंगे निकल करके। और जब ब्लड से भागना शुरू करेंगे तो क्या हो, इतनी तेजी से वो खिंचती है वहाँ पर से कि वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर जाता है, वहाँ पर बबल्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, उसको कहते हैं बेंड्स बन गया। और बेंड्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सवाल आता है कि तब क्या किया जाए अगर बेंड्स बन रहे हैं। तो कहा गया वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हीलियम गैस को भर देते हैं। कह रहे हैं नाइट्रोजन तो भरा ही गया, वहाँ पर थोड़ी सा मात्रा में वहाँ पर हीलियम गैस को 10-11% वहाँ पर हीलियम गैस को भर देते हैं। तो कहा ये हीलियम गैस क्या कर लेगा। अभी हमने देखा हीलियम गैस के लिए 144 पॉइंट समथिंग kH की वैल्यू थी, तो उसकी सॉल्वेबिलिटी कम होती है। तो ब्लड में जाएगा तो ब्लड के साथ इधर उधर वहाँ तक अंदर तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उतना सॉल्वेबल नहीं होगा जितना कि नाइट्रोजन वहाँ पर जाकर के घुल जाता है। पहले तो बड़ी अच्छी दोस्ती करके घुल जाता है, फिर जब निकलता है, जब उसको मौका मिलता है छोड़ छाड़ के निकलने लगता है, इतनी तेज़ी से निकलता है कि उसके बाद वहाँ पर बबल्स बन जाते हैं। लेकिन हीलियम की ऐसे नहीं, वो जल्दी घुलेगा नहीं, और जब निकलेगा तो बड़ी आसानी से ही, जैसे जब ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा भी प्रेशर कम हो तो धीरे धीरे अपने आप वो जल्दी से निकल जाएगा। इसलिए अगर हमसे कभी पूछा जाए जो स्क्यूबा डाइवर्स का वहाँ पर जो गैस सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस को क्यों मिलाया जाता है कुछ मात्रा में, अब बताओ। क्योंकि वहाँ पर जो बेंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं वो ना बने, इसीलिए वहाँ पर हीलियम गैस मिलाई जाती है। और हीलियम गैस मिलाने का मतलब ये होता है क्योंकि हमें पता है हीलियम गैस क्या हो जाती है, उसकी सॉल्वेबिलिटी कम होती है, और इसी की वजह से वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। चले आते हैं अब इसी कहानी को सुनते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशंस ऑफ डिजोल्व गैसेस वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। कहा गया कि जब स्क्यूबा डाइवर्स क्या कर जाते हैं, उनके जो सिलेंडर्स होते हैं वो जाते हैं नीचे जाते हैं, तो उनमें जो गैसेस भरी होती है हाई प्रेशर की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैसेस, उनके ब्लड में बहुत ही ज़्यादा गैसेस डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको होता है गहराई में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। ज़्यादा प्रेशर तो ज़्यादा तेज घुल जाएंगे वहाँ पर। व्हेन द डाइवर्स कम टू अर्थ सरफेस, जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है तब क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, दिस रिलीज द डिजोल्व गैसेस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। और जब इतनी तेजी, जैसे प्रेशर कम होगा, गैसेस जो खुली थी ब्लड में वो भागना शुरू करती है, क्योंकि प्रेशर कम तब सॉल्युबिलिटी कम, तो वो निकलने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बबल्स बन जाते हैं। बबल्स किसका, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। दिस ब्लॉक कैपिलरीज, और बबल्स बन गया तो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा था बीच में आकर के रुक जाएगा बबल्स, एंड क्रिएट्स मेडिकल कंडीशंस, जिसको एक नाम दिया जाता है बेंड्स, विच आर पेनफुल, दर्दनाक तो होता है ये, साथ साथ डेंजरस होता है लाइफ के लिए। ठीक है, और आगे क्या बताता है यहाँ पर, कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर ये कंडीशंस ना आए, बेंड्स ना बने, बबल्स ना बने। तो कहा गया टू अवॉइड्स बेंड्स, अगर इससे बचना चाहते हैं, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड, और नाइट्रोजन की हाई कंसंट्रेशन ब्लड में हो जाए उसकी वजह से नुकसान ना हो, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया कि काम कर सकते हैं। द टैंक यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर्स आर फिल्ड
विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, तो वहाँ पर कुछ मात्रा में हीलियम को भी डाल दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी ऐसा इस असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, तो इसको भी टिक कर लेना, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर AR में या फिर स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है, वो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, मतलब कितना, अगर और एक खराब क्वेश्चन पूछे, परसेंटेज पूछ ले स्क्यूबा डाइवर्स का, जो वहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर टैंक हो जाता है, ठीक है, उसमें कितना परसेंट हीलियम मिलाया जाता है, 11.7%, और नाइट्रोजन आप देख रहे हैं 56.2%, और ऑक्सीजन 32.1%। ये उनका कंपोजिशंस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब अगला जो आपको यहाँ पर इनका एप्लीकेशंस और यहाँ पर इनका बायोलॉजिकल फिनोमिना बता रहे हैं, वो कह रहा है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर क्या हो जाता है, बहुत चढ़ाई वाली चीज़, हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, पहाड़ों पर जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वैसे भी एयर का जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा। जो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो आपको जाहिर सी बात आपको पता है कि तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, और जो भी जाएगी तो वहाँ पर आपको प्रेशर भी कम लगेगा, तो वहाँ पर आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको पता है कि वहाँ पर हमें अपने ब्रीथिंग रेट को बढ़ाना पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एक कंडीशंस आती है जिसको कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उसको कहते हैं एनॉक्सिया। तो आप इसको भी पढ़ते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल जैसे यहाँ पर जहाँ पर हम हैं, और अगर हम पहाड़ों की बात करें उसमें बहुत अंतर हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर अच्छा खासा होता है, कभी हमें ऐसा फील नहीं होता ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, अगर हम सही जगह पे हैं तो, लेकिन वहाँ पर आपको ये महसूस होगा। इसी की वजह बताया गया दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, और इसी के कारण की वजह से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, उसमें ऑक्सीजन कम, तो ब्लड में भी ऑक्सीजन कम, ब्लड और टिश्यू में कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपुल लिविंग हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर, जो पर्वतारोही होते हैं उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। कह रहे लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर टू बिकम्स वीक एंड अनेबल टू थिंक। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो पहले तो आपको चक्कर टाइप का आने लगता है, ऐसा वीकनेस टाइप का फील होगा, और अच्छे से थिंक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि थिंक क्लियरली। सिम्टम ऑफ द कंडीशन इज नोन एज, इसको कहते हैं एनॉक्सिया। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसको कहते हैं एनॉक्सिया हो गया। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था टेम्परेचर का, और इसमें आके देखें तो क्या बताता है। देखो मैंने आपको एक बात बताया था, जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डाल रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था सोल्यूशन बन तो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। आप बताएंगे डेल्टा एच लेस देन 0, और अकॉर्डिंग टू ले चैटलियस प्रिंसिपल अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब पीछे जाने का मतलब, क्योंकि ये जब खुद घुल रही थी, खुद हीट बाहर निकाल रही थी, और पता चला बाहर से हीट खुद निकाल के घुलना चाह रही है, और बाहर से आप हीट उसको देना शुरू कर दिए, तब ये उल्टा करेगा अकॉर्डिंग टू ले चैटलियस प्रिंसिपल। अब बताओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो उसी लाइन को हम यहाँ पर रीड करते हैं। बताया गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। चलो बता दो क्यों करती है। व्हेन dissolve the gas molecule are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to consideration and heat is evolved in this process। कह रहे कि यहाँ पर आपको ऐसे मान के चलना है, जब गैस इसमें घुल रही थी, एक तो घुलने को तैयार नहीं थी, बाहर से मेहनत करके अगर उसका मन भी है घुलने का तो कह रहे घुलेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, हीट को इवॉल्व करेंगे, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कह रहा है कि हम पढ़ चुके हैं, वी हैव लर्न्ड इन द लास्ट सेक्शन दैट डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दस मस्ट फॉलो द, किसका प्रिंसिपल, ले चैटलियस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एंड डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसा कि हमें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती है। चलो इंटेक्स के 2 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटेक्स के 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। इंटेक्स के 2 क्वेश्चन है। पहले में कहते हैं H2S इज अ टॉक्सिक गैस विथ रोटेन फिश लाइक स्मेल। ये इनका परिचय दे रहा है, रोटेन फिश लाइक स्मेल होती है। बताया गया इफ यूज फॉर अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन अ वाटर STP, आपको देखो मोल फ्रैक्शन में नहीं कह रहे, मोलैलिटी इतनी है, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा, तो अब आप बताओगे हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P बराबर KH इंटू एक्स।
हमसे के एच पूछा जा रहा है, हम कहेंगे के एच बराबर तो पी अपान एक्स, यही होगा और क्या हो सकता है कि नहीं भाई, ये एक्स होगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर पी तो चलो ठीक है एस टी पी बता दिया, 1 रख देंगे, लेकिन कह रहे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन देखा तो कर लेते, यहाँ पर क्या दे दिया हमें, मोलैलिटी दे दिया है। क्या दे दिया है, मोलैलिटी। तो मैं आपको एक रिलेशंस बताया था वहाँ पर, आपको पता होगा एक रिलेशन चलता है यहाँ पर, अगर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में एक रिलेशंस देखा जाता है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं एक्स ए सोल्यूट के लिए अपान एक्स बी बराबर मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का अपान 1000। और अगर हम एक्स बी की यहाँ पर लिखना चाहें तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाता है 1 ऐसे। अब इनकी वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं, तो एक्स ए तो हमें कैलकुलेट ही करना है, एक्स ए अपान 1 माइनस एक्स ए बराबर यहाँ पर मोलैलिटी, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, वाटर है तो वाटर का क्या हो जाएगा, H2S टॉक्सिक रोटेन फिलिस्मेल आप बताएगा, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S वाटर, यहाँ पर वाटर मेंशन किया है, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा और यहाँ पर 1000, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 55.55। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर जाएगा तब बताओगे 55.55 एक्स ए बराबर, और अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इधर गया, और मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी, यहाँ पर अब मैं ऐसे रख देता हूँ डायरेक्टली, मोलैलिटी की वैल्यू, ठीक है, मोलैलिटी की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर कितना रखना है हमें 0.195, ठीक है ये। तो अब यहाँ पर रख दें कि ये टर्म जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तब बताओगे 0.195, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा 0.195 एक्स ए। अब आपका एक्स ए यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिवाइड होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसके एक्स ए की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब बताओ कि यहाँ पर लगभग ये देखा कि 3.49 इंटू 10⁻³ एक्स ए आप निकालेंगे तो इतना आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखना, अब इसके नीचे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स ए आ गया, हमें क्या बताना था के एच, अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ फिर हटा दूँ। अब प्रेशर को 1 रख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.49 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको बताया, यहाँ पर रिलेशन से बना सकते हैं। तो आपको बताइए 10 की पावर ऊपर भेज दो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा 1000 अपान 3.49। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग आपका यहाँ पर 284 पॉइंट समथिंग करके आ जाता है, ठीक है, तो इसी के आसपास आपका आंसर वहाँ पर आ जाता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, कैलकुलेशन जो है तो आपको करना पड़ेगा। हम पहले क्या कर जाते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिए गए कंडीशन से, और एक्स की वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी पता है, एस टी पी बताया गया तो 1 एटीएम प्रेशर, तो अब एक्स निकालना था तो और मोलैलिटी दे दिया, तो हमने कहा रिलेशन हमें पता है, रिलेशन की मदद उसको निकाला, फिर फॉर्मूले में यहाँ पर पी की यहाँ पर 1 और एक्स की वैल्यू रख करके सॉल्व करते तो 84 के आसपास यहाँ पर आ जाता है, 284 286 जो भी यहाँ पर आप जैसे भी वैल्यू रखें 284 286 के आसपास आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको 4 कर देते हैं तो यहाँ पर इसके आसपास आएगा, अगर 5 कर देते हैं तो इसी के आसपास जो भी आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चलिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर अ CO2 इन वाटर, याद रखना के एच की वैल्यू, लेकिन ये क्या है, पी एक मतलब पास्कल 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर यहाँ पर 2.5 ATM, यहाँ पर पास्कल यहाँ पर ATM बोल रहे हैं, ठीक, CO2 प्रेशर इतना, तो हमसे क्या पूछा, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया। कैलकुलेट, क्या पूछना चाहते, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी कुछ नहीं दिया है तो चलो मान लेते हैं हम मास ऑफ CO2 निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। चलो कैसे करेंगे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है हम कुछ यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस निकालें, और पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक कन्वर्जन बता दूँ, ये पास्कल है वहाँ पर ATM है, तो याद रखना 1 ATM बराबर, ठीक है, हम यहाँ पर 1 ATM बराबर 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, इतना पास्कल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं वैल्यू को रखते हैं, सॉल्व करते हैं, हमें पता है यहाँ पर P बराबर KH इंटू एक्स हो जाता है कि नहीं। अगर x बराबर निकालें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर P अपान KH, P की वैल्यू ये वाला रखना, ठीक है, कितना है 2.5 ATM था, क्योंकि पास्कल के साथ दोनों यूनिट रखनी पड़ेगी ना, 1.01 इंटू 10⁵,
अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर KH की वैल्यू आपका बताया गया 1.67 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 के आसपास आएगा। ये क्या आ गया बताओ, ये x की वैल्यू आ गया, मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मास, तो मोल फ्रैक्शन इतना आ जाता है। तो अब सवाल आता है मोल फ्रैक्शन इतना है तो मास कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा यहाँ पर बताते हैं, ठीक है, ऐसा देखते हो जगह नहीं। तो अब बताओ कि मास निकालना है तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन बराबर हम पढ़े हैं मोल अपान टोटल मोल, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ज़्यादा तामझाम करने से अच्छा है यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है, मोल अपान टोटल मोल। अब अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को देख रहे हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो पता है, अब यहाँ पर मोल को निकालेंगे। मोल ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन कितना आया हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक, इतना। और आपको बताए यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इतना हो, हमें यहाँ पर NB की बात कर रही है। NB कौन है, अब बताओगे वाटर का मोल, वाटर कितना लिया गया, सोडा वाटर, केवल वाटर ही मान के चलते हैं 500। अगर हमें वाटर का मोल निकालना होगा, किसका मोल निकालना होगा, वाटर का। अगर वाटर का मोल निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर का मास कितना है 500 और अपान क्या हो जाएगा 18, ठीक। अगर आप इसको करेंगे तो आपका यहाँ पर 27.7 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम करते हैं यहाँ पर 27.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका मोल फ्रैक्शन इंटू इसके मोल बराबर इसका मोल आ जाएगा, और लगभग आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 4.16 इंटू 10 की पावर -2। ये क्या आ गया बताओ, ये है किसका मोल आ चुका है। ए का मतलब सोल्यूट कौन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आ गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमका अगर मास निकालना है तो हमें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल आया है 4.16 इंटू 10 की पावर -2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना 44। जब इसको रख करके हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर 1.833 के आसपास मास आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है जो भी लेंदी आपको यहाँ पर वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, जो सॉल्विलिटी वाले पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स बचते हैं कि वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी तक कंसंट्रेशन का टर्म्स और उसके साथ यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का टर्म्स हो चुका है टोटली फिनिश। अगले टर्म्स पे यहाँ पर अभी जो टॉपिक्स बचे हैं वेपर प्रेशर के बाद आइडियल सोल्यूशन, वहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज हम लोग इतना करते हैं, अगले लेक्चर पे इसके आगे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।